हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और यूट्यूब चैनल खरबला एजुकेशन। खरबला एजुकेशन आपको एडीए, एपीओ, एपीपी, जुडिशरी, यूजीसी नेट, प्रियर मेन दोनों की तैयारी करवाने जा रहा है। माई सेल्फ एडवोकेट अमित खरब और मैं आज आपको हरियाणा एडीए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी 2016 का पेपर करवाने जा रहा हूँ। तो आइए एडीए का 2016 का पेपर सॉल्व करते हैं। देखो, अभी हम इसके एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, किस तरह से पैटर्न है इसका और किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पनिशमेंट विच इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड। कहाँ प्रेस्क्राइब्ड नहीं है? अंडर द कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट इन आईपीसी। देखो, सबसे पहले आईपीसी में पनिशमेंट कहाँ प्रेस्क्राइब है, कहाँ दी गई है, सबसे पहले तो वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे किस तरह की पनिशमेंट नहीं दी गई है। इन ऑप्शन में से हमने चेक करने हैं। ठीक है, तो आओ देखो करते हैं एक बार इसको। देखो, जैसा हम आईपीसी का चैप्टर, एक मिनट, आईपीसी का चैप्टर 3 करते हैं तो उसमें एक सेक्शन दिया है सेक्शन 53, जो किस बारे में बात कर रहा है? पुनिशमेंट। देखो, सेक्शन 53 में पुनिशमेंट दी गई है। उसमें बताया है पुनिशमेंट कितने प्रकार की होती है। उसमें लिखा है द पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंडर आर लाइबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। उसमें कौन कौन सी पनिशमेंट दी गई है? उसमें 5 टाइप की पनिशमेंट दे रखी है। कौन कौन सी? नंबर 1, पहली पनिशमेंट है डेथ। दूसरी पनिशमेंट है एलआई, लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद। देखो, इसको पढ़ते टाइम हम एलआई को, अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे ही कर लेते हैं सभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब देखो, एलआई जो क्वेश्चन है, एलआई का जो पनिशमेंट है वो कन्फ्यूजन होता है 14 साल है या 20 साल। ठीक है, अब इसको यहीं पे कर लेते हैं। देखो, एलआई का मतलब यहाँ पे न 14 साल है और ना 20 साल है। क्यों? क्योंकि एलआई का मतलब है टिल डेथ, यानी वोल नेचुरल लाइफ, मतलब जब तक जीवित है तब तक, उसको बोलते हैं एलआई। अब ये किस केस में कहा गया था? एलआई का मतलब वोल नेचुरल लाइफ है। एक बार इसका जजमेंट देख लेते हैं एक बार। देखो, पहला जजमेंट है के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 1962 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और दूसरा केस है, पहला तो ये हो गया, दूसरा केस है नायाब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।
दूसरा जजमेंट ये है, ये 1983 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इन दोनों जजमेंट में क्या कहा कि एल आई मीन्स rigorous imprisonment for life, whole life। अब देखो rigorous का मतलब क्या होता है, यहां पे सिंपल नहीं दे रखा। rigorous का मतलब होता है कठोर कारावास, जैसे जिसमें पत्थर तोड़ना, जैसे पत्थर तोड़ते हैं ना, जिसमें हार्ड वर्क करना होता है जेल में, उसको बोलते हैं रिगरस इम्प्रिजमेंट। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया एल आई मतलब क्या होता है। एल आई मतलब टिल डेथ वोल नेचुरल लाइफ, मतलब जब तक जीवित है तब तक की सजा। अच्छा, ये 20 साल है ना, 20 साल को भी पढ़ेंगे एल आई के साथ। कैसे? इसको पढ़ेंगे हम रेड विद सेक्शन 57। देखो एक बार जब हम 57 करेंगे तो इसमें लिखा है सेक्शन 57 आईपीसी, उसमें लिखा है फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, यानी द कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस of term of punishment imprisonment of life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years। यानी अगर हमें कहीं पे ये दे रखा हो पनिशमेंट में ये दे रखा हो अगर इसकी उम्र कैद की 1/4 सज़ा मिलेगी या 1/2 सज़ा मिलेगी, ये फ्रैक्शन हो गया 1/4 1/2, ये फ्रैक्शन है। तो हमें फ्रैक्शन में कोई पुनिशमेंट दे रखी है, अगर भाई इसको उम्र कैद की आप सज़ा मिलेगी, इसको उम्र कैद का 1/4 सज़ा मिलेगी, तो उस केस में उम्र कैद को कितना माना जाएगा? तो उस केस में उम्र कैद को 20 साल माने जाएंगे। यहाँ पे 20 साल माने जाएंगे उम्र कैद को, ये बात ध्यान रखना है। अब ये किस केस में कहा है? ये कहा है, इसका केस का नाम लिख देते हैं एक बार, गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस जजमेंट को पढ़ेंगे इसके साथ, ठीक है। इसके साथ एक जजमेंट और कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जजमेंट भी। देखो कौन सा जजमेंट है, मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब मिट्ठू सिंह स्टेट ऑफ पंजाब यानी पंजाब राज्य का केस था, ये विक्टिम पार्टी की तरफ से होता है, स्टेट पार्टी विक्टिम की तरफ से होती है, ये एक्यूज्ड की तरफ से होती है। तो मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें क्या कहा था? इसमें कहा था एक एल आई कन्विक्ट जो व्यक्ति है, एल आई कन्विक्ट जो व्यक्ति एक्यूज्ड है, उसने कोई मर्डर कर दिया तो उसको क्या मिलेगी? उसको डेथ पुनिशमेंट मिलेगी, ये कहा था। यानी एक एक्यूज्ड है, इसने
कोई ऑफेंस किया था और उसकी सज़ा इसको उम्र कैद मिली थी, और उम्र कैद के दौरान इसने डेथ कर दी किसी पर्सन की, यानी इस पर्सन की डेथ कर दी, तो इसको अब उम्र कैद की सज़ा बढ़ा के क्या मिलेगी? डेथ, सजाए मृत्यु। ये कहा था मिट्ठू सिंह, स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस में कहा था। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिए इंपॉर्टेंट जजमेंट जो थे। तो हम अब आगे पुनिशमेंट के और टाइप करेंगे। यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक हमारे पुनिशमेंट की टाइप हो गई। कौन कौन सी? देखो, मैंने बोला था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 पुनिशमेंट के 5 प्रकार है। पुनिशमेंट के 5 प्रकार है। पहला है डेथ, दूसरा है एलआई लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी टिल डेथ, वो नेचुरल लाइफ आजीवन कारावास। इसमें बताया मैंने 14 तो है नहीं, 20 ईयर्स को कब यूज करेंगे? सेक्शन 57 के साथ, जब कोई फ्रैक्शन में सज़ा दी गई है उम्र कैद की, तब उस केस में उम्र कैद को हम 20 साल मानेंगे। अब इससे आगे करते हैं हम इम्प्रिजनमेंट। तीसरा प्रकार होता है इम्प्रिजनमेंट का, कारावास का। इम्प्रिजनमेंट 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है रिगरस, यानी रिगरस मीन्स हार्ड लेबर जिसमें पत्थर तोड़ना, इसको बोलते हैं रिगरस, जिसमें हार्ड वर्क किया जाता है, उसकी मेहनताना मजदूरी मिलती है जेल में। और दूसरी है सिंपल, जो सिंपल होती है उसमें कुछ काम नहीं करना पड़ता। फोर्थ है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी को फॉरफिट करना, जब्त करना। इसमें क्या आते हैं, इसको एग्जाम्पल के लिए सेक्शन देखते हैं 126, 127, 169। इसमें प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लिया जाता है, बंधक बना लिया जाता है, फॉरफिट कर ली जाती है। अब 5वीं पनिशमेंट है, ये 4 हो गई हमारे। 5वीं पनिशमेंट है फाइन। फाइन इसको क्या बोलते हैं? जैसे फॉरफीचर ऑफ मनी बाय वे ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी के रूप में। ये भी क्या है? ये एक पनिशमेंट की प्रकार है। यहाँ से हमने पढ़ा 5 टाइप किस चीज़ की? पनिशमेंट की, यानी 5 प्रकार की होती है। पढ़ लिया हमने ये सभी। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन। देखो, इसमें लिखा है आइडेंटिफाई द पनिशमेंट ओके विच इज नॉट प्रिस्क्राइब अंडर द कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट, यानी जो सेक्शन 53 में पनिशमेंट नहीं दी गई है उसको बताना है कौन सी नहीं दी गई है। डेथ भी दे रखी है, डेथ भी दे रखी है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ ये भी दे रखी है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी ये भी दे रखी है। कौन सी नहीं दे रखी? सिंपल इम्प्रिजमेंट विद हार्ड लेबर। जब सिंपल ही हो गई तो हार्ड लेबर वाई, तो ये नहीं दे रखी। इसका आंसर क्या होगा? सी। अब करते हैं अगला, द मैक्सिम एक्टस नॉन फैसिट रेम निसी मीन सिटरिया।
इसका मतलब क्या है, देखो इसको करते हैं एक बार, देखो इसको एक बार अच्छी तरह करते हैं। हमारा पहला तो हो गया। अब देखो पहले हम दो चीज करेंगे यहां पे, एक तो करेंगे हम एक्टस रियस, एक्टस रियस, और दूसरा करेंगे हम मेंस रिया, मेंस रिया। देखो हम एक एक बार इसको एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं। देखो एक पर्सन है ए, अब इसने क्या करना है, इसके माइंड में है अगर मैं ये जो बैंक है इसमें चोरी करूं, थेफ्ट करूं, चोरी करूं, इसका इंटेंशन क्या है, थेफ्ट का, चोरी का। तो ये जो इंटेंशन है ना यहाँ पे, इसका सिर्फ इंटेंशन होना, ये क्या होगा, मेंस रिया। मतलब एम से, देखो मैं आपको चित्र बता देता हूँ विद ट्रिक के साथ। देखो एम से क्या है, माइंड में होना, ठीक है। एक्टस रियस, एक्टस रियस क्या होगा, एक्टस रियस, एक्टस रियस होगा उस बैंक में चोरी करने के लिए एक्शन लेना, यानी बैंक में जाना, वहाँ से उसकी रैकी करना, सिक्योरिटी गार्ड को डरा देना, सिक्योरिटी गार्ड को डरा देना, वहाँ से रुपए लेके भाग जाना, ये जितने भी होंगे ना जिसमें एक्ट किया जाएगा, यानी एक्शन ऑफ ऑफेंडर। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, एक्टस रियस, एक्टस रियस, ए से, ए से, ए से एक्शन, ये होगा एक्टस रियस। ये हो गया हमारा एक्टस रियस और मेंस रिया। अब देखो इससे आगे करते हैं हम, यहां तक समझ में आ गया हमें। देखो ये जो मैगजिम है इसका अर्थ समझते हैं एक बार। इसने लिखा है एक्टस नॉन फेसिट रिम निसी मीन्स रिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एन एक्ट, एन एक्ट कैन नॉट बी गिल्टी, कैन नॉट बी गिल्टी विदाउट ए गिल्टी माइंड, विदाउट ए गिल्टी माइंड। इसका मतलब है जब तक किसी पर्सन के अंदर, उसके माइंड के अंदर कोई भी चीज़ गिल्टी नहीं है, यानी उसका गिल्टी माइंड नहीं है, उसके मन में नहीं है कोई चीज़ गलत करना, तो उसको क्या ऑफेंस जो भी किया उसकी सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका माइंड गिल्टी माइंड है ही नहीं, तो वह उस पर्सन को गिल्टी नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है। अब इसको एग्जाम्पल को समझने के लिए हम सेक्शन 77 आईपीसी देख लेते हैं एक बार। इसमें लिखा है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय जज। कोई भी जज द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। व्हेन एक्टिंग जुडिशली जो है अपने पोस्ट के दौरान करता है, यानी विच इन गुड फेथ, और गुड फेथ में करता है। ही बिलीव्स उसको विश्वास है, गिवन टू हिम बाई लॉ जो उसको लॉ के द्वारा दिया गया है, यानी यहाँ पे वह गुड फेथ में कर रहा है, उसका गिल्टी माइंड नहीं है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के साथ हम ये पढ़ लेते हैं मैगजिम इस सेक्शन के साथ। तो अब करते हैं इसको। द मैगजिम एक्ट्स
नॉन फैसिट्रीम निसिसिट्रिया। तो देखो, प्रोहिबिटेड एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, ये तो होगा नहीं। गिल्टी इंटेंशन ऑफ एक्यूज्ड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, ये भी नहीं होगा। नाइदर गिल्टी इंटेंशन, जब तक गिल्टी इंटेंशन नहीं है, अलोन नॉर द प्रोहिबिटेड एन एक्ट ऑन ऑफेंस। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा, प्रोहिबिटेड एक्ट ऑफ फॉलोड बाय द गिल्टी इंटेंशन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, तो हमको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। देखो एक बार फिर कर लेते हैं इसको। देखो ये तो है नहीं, क्योंकि प्रोहिबिटेड एक्ट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, कोई भी प्रोहिबिटेड एक्ट ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करेगा नहीं। गिल्टी इंटेंशन ऑफ एक्यूज्ड कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस, गिल्टी माइंड एक्यूज्ड को ऑफेंस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट करेगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये है ही नहीं। नाइदर गिल्टी इंटेंशन, जब तक गिल्टी इंटेंशन नहीं होगी, नोर अलोन नोर द प्रोहिबिटेड एक्ट अलोन कॉन्स्टिट्यूट, इसमें अलोन की बात ही नहीं हो रही। और ये कह रहा है प्रोहिबिटेड एक्ट फॉलोड बाय गिल्टी इंटेंशन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, जब तक गिल्टी इंटेंशन होगा उसके बाद ही ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट माना जाएगा। ये गिल्टी माइंड ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसका डी मतलब है। ये आ गया हमें समझ में। अब आगे करते हैं। आगे लिखा है व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। देखो एक बार इसको, देखो एक बार इसको, देखो एक बार। इसको करते हैं। जब हम सेक्शन 34 आईपीसी करते हैं ना, उसमें लिखा है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस मतलब आगे के एक्शन में, आगे के स्टेप में, ऑफ कॉमन इंटेंशन। देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, या आगे भी काम आएगा। एक तो है कॉमन इंटेंशन, एक होता है कॉमन ऑब्जेक्ट। जब बात इंटेंशन की हो, सामान्य आशय की हो, कॉमन इंटेंशन की हो, तो हम करेंगे सेक्शन 34। और जब बात कॉमन ऑब्जेक्ट की हो तो हम करेंगे सेक्शन 149। इसमें देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बहुत है इसमें सेक्शन 34 और 149। 34 में क्या होगा, एक्टिव पार्टिसिपेट होगा, एक्टिव पार्टिसिपेट नेसेसरी होगा। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट नेसेसरी नहीं होगा। एक्टिव पार्टिसिपेट नेसेसरी का मतलब क्या है, देखो ये एक बैंक है, बैंक में रॉबरी करने के लिए ए, बी,
सी और डी, ये तीनों गए, ए बी सी डी। ए अंदर चला गया बैंक में, बी बाहर सिक्योरिटी गार्ड के पास रहा, सी कार को स्टार्ट करके बाहर खड़ा रहा, और डी चुपचाप बाहर से देखता रहा। इसने कोई एक्ट नहीं किया। अब देखो, इन तीनों का जो इंटेंशन है वो तो क्लियर है, एबीसी का। क्यों? क्योंकि इनका क्या है यहां पे, एक्टिव पार्टिसिपेट। अब डी का यहां पे कोई एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं है, यानी न तो उसने कोई एक्ट किया, न उसके माइंड में कोई थेफ्ट की योजना थी। तो यहां पे डी का कोई एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं है। इसको बोलेंगे नॉट एक्टिव पार्टिसिपेट। यानी यहां पे सजा किन किन को मिलेगी, ए बी सी को। अगर डी भी उनके साथ इंक्लूड है और उनके साथ चला गया, चाहे उसने कुछ भी नहीं किया हो, तब ये भी इंक्लूड होगा। अगर वो इनके साथ नहीं गया, उसने कोई एक्ट नहीं किया, तब ये इंक्लूड नहीं होगा। यानी अगर इनके साथ गया है तो इसकी भी क्या शो होगा, एक्टिव पार्टिसिपेट। अगर इनके साथ नहीं गया, ये अपना घर पे रहा, तो क्या होगा, इसका एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया हमें इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट, जिसका कोई रोल ना हो, एक्टिव पार्टिसिपेट जिसका रोल हो, और एक्टिव पार्टिसिपेट किसको नहीं बोलेंगे, जिसका कोई रोल ना हो। अब देखो क्या लिखा है, फिजिकल प्रेजेंस नॉट नेसेसरी। इसने कहा है उसकी फिजिकल प्रेजेंस नेसेसरी नहीं होनी चाहिए। इसमें फिजिकल प्रेजेंस नेसेसरी है, क्योंकि 149 किस चीज को शो कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को। देखो 34 किस चीज को शो कर रहा है, ज्वाइंट लायबिलिटी, मतलब सभी अपराधी होंगे, और ये कर रहा है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, यानी उसकी संभावना मानी जाएगी। अब देखो 149 कहां पे यूज होता है, जब अनलॉफुल असेंबली द्वारा, अनलॉफुल असेंबली द्वारा कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया हो, ऑफेंस कमिट किया गया हो, उसमें सभी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर को क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जाट आरक्षण के टाइम पे जो अनलॉफुल असेंबली थी, उसमें सभी मेंबर को क्या माना गया, गिल्टी माना गया। ठीक है, ये 149 उनमें सभी की, एक बात ध्यान दी होगी आपने, उन सभी की फिजिकल प्रेजेंस जरूरी थी, यानी जो वहां पे मौजूद था उनके ऊपर क्या लगाया गया, 149। उनका सभी का कॉमन क्या था, ऑब्जेक्ट था। इसमें माइंड में इंटेंशन होना चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए माइंड में उसके माइंड में इंटेंशन हो, और यहाँ पे उनका ऑब्जेक्ट एक हो, अगर हमने ये काम करना है, उनका ऑब्जेक्ट एक था, चाहे उनके माइंड में इंटेंशन हो। देखो एक बहुत अच्छी तरह बताता हूँ मैं एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल। देखो देखो
ए बी सी डी इन सभी ने कहा अगर हम एक्स को मारते हैं, तो इन सभी के माइंड में क्या था? एक्स को मारना। इन सभी के इंटेंशन थी अगर भाई मैं भी एक्स को मारूंगा, तुम भी साथ में चलना, तुम बंदूक ले आना, तुम गाड़ी स्टार्ट रखना, मैं गोली मार दूंगा। तो इन सभी के माइंड में इंटेंशन थी, इनकी इंटेंशन थी, इनका गिल्टी माइंड था। तो इसमें क्या लगेगी? 34 आईपीसी। अब देखो, ए और बी दोनों चले गए एक्स को मारने, ठीक है। ए बी सी डी दो पे तो अप्लाई होगा नहीं 149, क्योंकि 11419 किसके रिगार्डिंग है? अनलॉफुल असेंबली। और अनलॉफुल असेंबली को हम जब पढ़ेंगे सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, तो उसमें डिफाइन है 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन, इतने पर्सन होने चाहिए। तो ए बी सी डी ई ये 5 पर्सन हो गए, ये अनलॉफुल असेंबली हो गई, ठीक है। अब ये कोई भी ऑफेंस करते हैं, अब जैसे ये मान लो ए और बी ने एक्स की डेथ कर दी क्योंकि इनके माइंड में था, इनके साथ 34 भी लगेगा। अब सी डी ई इनका कोई इंटेंशन नहीं था एक्स की डेथ करना, और फिर भी इन्होंने क्या किया? इन्होंने लूट के पर्पज से इसके साथ मारपीट कर दी, और उसके बाद इन्होंने वाई को लूट लिया। तो इनके माइंड में कोई भी इंटेंशन नहीं थी। अब इनके साथ देख रहा था, टी देख रहा था, इन्होंने देखा ये इसको मार रहे हैं, इसकी मेरे साथ भी दुश्मनी है। अब इसने क्या किया? इसने एक्स को भी मार दिया। अब ये इनके साथ हो लिया, इस असेंबली के साथ ये ज्वाइन कर लिया इसने। तो यहाँ पे टी किसके लिए लायबल होगा? 149 के, क्योंकि इसके कॉमन इंटेंशन नहीं थी। यहाँ पे उन सभी की इंटेंशन कॉमन नहीं थी, बट ऑब्जेक्ट सेम था, ठीक है। जैसे ज़्यादा रक्षण के टाइम पे सभी का ऑब्जेक्ट सेम था। अब भाई हमने सरकार को नुकसान पहुंचाना है, क्या उनके माइंड में ये था मैंने ये पहुंचाना है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, कोई कुछ करो, क्योंकि वहाँ पे कॉमन इंटेंशन था नहीं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपको? अब देखो, अब करते हैं इसको। देखो, इसने कहा इन फर्दरेंस कोई भी काम करने के लिए, आगे का काम करने के लिए कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, न कि ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कॉमन इंटेंशन की बात कर रहा है, न कि ऑब्जेक्ट की। अब देखो, इसने कहा है ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर डेट एक्ट इन सेम मैनर एज इफ वर डन बाई हिम अलोन, यानी ऐसा माना जाता है कि उसने अकेले ने ये ऑफेंस किया है, ठीक है। अब दूसरा क्या कर रहा है? ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर इज ऑन अवर एक्ट, ये तो होगा नहीं, ओवर एक्ट की तो बात ही नहीं कर रहा। ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी लाइबल अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ हिज पार्टिसिपेशन इन द क्राइम। अब ये पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है, उसके एक्सटेंट की बात कर रहा है। अब देखो, इसमें आंसर क्या होगा? एक्सटेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बी और सी, ये तो होगा नहीं। जब बी और सी नहीं होगा तो बी और सी भी नहीं होंगे यहाँ पे ऊपर, तो ये क्या आएगा? ए आएगा। अब देखो, कॉमन इंटेंशन क्या है? ऐसा माना जाता है कि उसने अकेले ने किया है, ठीक है। अब आगे करते हैं।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, कौन कौन सी है? एक्टस रियस इज मेड अप, एक्टस रियस इज मेड अप, अभी की थी हमने एक्टस रियस। देखो, ह्यूमन एक्शन विच इज यूजुअली टर्म्ड एज कंडक्ट, ओके, द रिजल्ट ऑफ सच एक्ट इन द स्पेसिफाइड circumstances which is designated as injury, okay, which is the following statement above is correct। ये कह रहा है 1 है 2 है 1 2 दोनों है या इनमें से एक भी नहीं। देखो इसमें दोनों आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि एक्टस रियस एक्शन को डिफाइन कर रहा है, तो उसके कंडक्ट को डिफाइन करेगा ये, ठीक है, और उसका रिजल्ट, उस एक्ट का रिजल्ट ही तो डिफाइन करेगा ना। देखो एक्टस रियस क्या है? एक्शन लेना, यानी उससे क्या पता चलेगा? उसका रिजल्ट का पता चलेगा। तो इसमें रिजल्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो ये ए और बी दोनों आएंगे। आज हम इसके 10 क्वेश्चन करेंगे ओनली, उससे अगले पार्ट में हम इससे आगे करेंगे। आज 10 इनफ है, तो आज ज़्यादा बड़ा सेशन हो जाएगा नहीं तो देखो आगे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज स्ट्रक डाउन पनिशमेंट ऑफ डेथ, ओके, व्हेन प्रिजनर कमिट मर्डर वाइल अंडर द सेंटेंस ऑफ, अरे ये पढ़ाया था अभी, कोई भी पर्सन वो LI से कॉन्विक्ट है और उसने कोई मर्डर कर दिया तो इसको क्या मिलेगी? डेथ की पेनल्टी मिलेगी। कौन सा था ये? मिट्ठू सिंह, अभी किया था मिट्ठू सिंह, स्टेट ऑफ पंजाब। 9 का ए आंसर होगा। ठीक है, अरे ये रह गए 5वां क्वेश्चन। देखो, ए पुट ज्वेल्स इनटू ए बॉक्स, ठीक है, बिलोंग टू जेड with intention that they may be found in that box, circumstances may cause Z to convict of theft A committed in an offense। देखो, चीटिंग, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, थेफ्ट और फैब्रिकेशन फॉल्स एविडेंस। तो इसका क्या होगा? फैब्रिकेशन फॉल्स एविडेंस होगा। देखो अभी करते हैं एक बार डीपली। इसने कहा है ए पुट ज्वेल्स इनटू ए बॉक्स, ए ने कुछ जेवरात बॉक्स में रख दिए, ठीक है, बिलोंग टू जेड, जो जेड से बिलोंग करते थे बॉक्स, विद इंटेंशन दैट दे मे बी फाउंड इन दैट बॉक्स एंड सर्कमस्टांसिस मे कॉज जेड टू बी कन्विक्टेड थेफ्ट। अब ये जो बॉक्स था ना, ये जेड का बॉक्स था, ए ने वह ज्वेलरी इस बॉक्स में रख दी और उसने सोचा अब ये बॉक्स मिलेगा तो जेड के पास मिलेगा और उस पर थेफ्ट का मुकदमा होगा। तो ए ने क्या किया? फॉल्स एविडेंस क्रिएट किए ना, यहाँ पे ये मिलेगा, तो इसका आंसर डी आंसर होगा, ठीक है। यानी ए का पूछा ना इन्हें कौन सा ऑफेंस किया? चीटिंग, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और थेफ्ट। ये हम इससे अगले सेशन में करेंगे बिल्कुल डीपली, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। अब आगे लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो देख लेते हैं एक बार, ये कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अबेटमेंट, देखो अबेटमेंट क्या होता है? किसी को उकसाना,
अब इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, ए और बी के बीच में। अब ये सी पर्सन आके ए को बोलता है, अरे झगड़ा क्या कर रहा है, इसको जान से मार दे। तो इसको उकसा रहा है ये। तो यहाँ पे सी को किस चीज़ की सज़ा मिलेगी? अबेटमेंट की। अब देखो, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज इनकम्प्लीट ऑफेंस। इसने कहा है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस इज इनकम्प्लीट ऑफेंस। बिल्कुल इनकम्प्लीट है, क्योंकि सिर्फ अबेट देना, किस चीज़ का अबेट? अबेट के साथ कोई ऑफेंस भी तो होगा ना, तभी तो पता चलेगा भाई। इसने कहा कि इसको जान से मार दे, यानी अबेटमेंट किस चीज़ की दी है? मर्डर की। इसने सिर्फ यहाँ पे अबेटमेंट की बात की है, सिर्फ अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। किस चीज़ का ऑफेंस? ये इनकम्प्लीट ऑफेंस होगा, क्योंकि इसमें ऑफेंस साथ में देना होगा। देखो, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ये तो होगा नहीं कंटिन्यूइंग ऑफेंस। अगर अबेटमेंट दे दी तो कंटिन्यू चलता रहेगा। अबेटमेंट ऑफेंस इज ए कंप्लीट ऑफेंस, कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जब तक पता ही नहीं चला किस चीज़ का ऑफेंस दिया गया, किस चीज़ की अबेटमेंट दी गई है। अमेंडमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसिस। नहीं, सर्कमस्टांसिस क्या डिपेंड करेगा? तो इसका आंसर ए होगा। अब आगे देखो, सातवां, ए इंटर्ड इन ए हाउस टू कमिट थेफ्ट। ए ने किसी हाउस में इंटर्ड किया थेफ्ट करने के इंटेंशन से। ओल्ड लेडी लिविंग इन द हाउस, इसमें एक ओल्ड लेडी रहती थी। saw the थेफ्ट, इसने ए को देख लिया एंड शाउटेड फॉर हेल्प, और हेल्प के लिए चिल्लाई। ठीक है। नेबरर कलेक्टेड नियर द हाउस, अब ये पड़ोसी थे बी सी डी, ये इकट्ठे हो गए यहाँ पे। नेबरर कलेक्टेड नियर द हाउस एंड कोट होल्ड द थेफ्ट, और इन्होंने ए को पकड़ लिया। ठीक है। आगे लिखा है वैन वाज ट्राइंग टू स्केप, जब वह भागने की कोशिश कर रहा था, बी सी डी ने पकड़ लिया। द नेबरर गेव द थेफ्ट बीटिंग विद फिस्ट एंड लाठीज, बी सी डी ने ए को भागते हुए पकड़ लिया और इसके ऊपर लाठी व डंडों से पिटाई शुरू कर दी। नेबरर आर लाइबल फॉर, अब कह रहे हैं कि जो पड़ोसी है वह किस चीज़ के लाइबल होंगे? देखो, सिमिलर इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन, अनलॉफुल असेंबली और कॉन्स्पायरेसी। अब इसको करते हैं एक बार, देखो। कॉमन इंटेंशन जब हमने किया था, ये किया था हमने सेक्शन 34 में आईपीसी में। हमने कहा था उन सभी की इंटेंशन कॉमन होनी चाहिए। क्या इसमें सभी की इंटेंशन कॉमन है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इन फर्दरेंस कोई भी काम नहीं हो रहा। इन फर्दरेंस का मतलब है हम ए को मार के, ए को पीट के इस हाउस में चले जाएंगे, वो होता है इन फर्दरेंस, मतलब किसी काम के रास्ते में कोई चीज़ आए उसको करना। तो ये कॉमन इंटेंशन होगा नहीं। अनलॉफुल असेंबली, अब यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया कितने नेबरर थे, क्योंकि असेंबली के लिए 5 या 5 से ज़्यादा चाहिए, अनलॉफुल असेंबली नहीं होगा। कॉन्स्पायरेसी, षड्यंत्र, षड्यंत्र क्या होता है? देखो, कॉन्स्पायरेसी सेक्शन 120 ए में डिफाइन किया गया है कॉन्स्पायरेसी को। सेक्शन 120 ए आईपीसी में इसमें कहा है कॉन्स्पायरेसी क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई भी चीज़ की जाती है। कौन सी चीज़? या तो कोई इलीगल एक्ट किया जाता है। अब देखो, इलीगल एक्ट को कहाँ पे डिफाइन किया गया है? सेक्शन 43 में इसमें बताया गया है इलीगल
क्या होता है, इलीगल एक्ट कौन से होते हैं? सेक्शन 43 आईपीसी में इलीगल को डिफाइन किया गया है। और जो दूसरा होता है वो होता है एग्रीमेंट के द्वारा, यानी दोनों पार्टी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ हो जो इलीगल नहीं है बल्कि उसका करने का मेथड जो है वो इलीगल है। जैसे कोई पेपर आउट किया जाता है या किसी के द्वारा पेपर दिया जाता है, तो पेपर देना कोई इलीगल नहीं है बल्कि उसको करने का मेथड, किसी की और के स्थान पे पेपर देना या पेपर आउट करना, वो इलीगल मेथड है। तो उनके बीच में समझौता हुआ है, पेपर देने वाले के बीच में और पेपर करवाने वाले के बीच में। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, इसलिए ये क्या होगा, सिमिलर इंटेंशन। अब देखो, सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन ये दोनों बिल्कुल ही अलग है। कॉमन इंटेंशन मैंने बता दिया आपको 34 आईपीसी में है, और यहाँ पे हमने सिमिलर इंटेंशन का एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है, अब करते हैं 8 क्वेश्चन। एक बार इसको साफ कर लेते हैं। अब 8वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? देखो देखो, इसको करते हैं एक बार 8वें क्वेश्चन को। इसने कहा है एक विलेज में वैद्य, जो वैद्य होता है जो इलाज करता है, यूज टू सक्सेसफुली ऑपरेट वाउंड्स विद सेविंग ब्लेड, जो सेविंग ब्लेड से घायलों को सक्सेसफुली ऑपरेट करता है, सक्सेसफुली ठीक करता है, ये मान लो। विक्टिम हु वाज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स, एक पीड़ित था जो कि पाइल्स से परेशान था, उससे ग्रस्त था। आगे लिखा है वाज ऑपरेटेड विद सेविंग ब्लेड बाय वैद्य, और उसका विक्टिम का वैद्य द्वारा सेविंग ब्लेड से ऑपरेट किया गया, ऑपरेशन किया गया। आगे लिखा है ड्यू टू प्रोफाउंड ब्लीडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से। द विक्टिम डाइड, विक्टिम पीड़ित व्यक्ति मर गया। एंड वैद्य वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर कॉजिंग डेथ, और वैद्य पर हत्या करने का, विक्टिम की हत्या करने का मुकदमा चलाया गया। आगे लिखा है इफ यू आर डिफेंस लॉयर, अगर आप एक डिफेंस लॉयर हो, अंडर विच वाज फ्लोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी, किस आईपीसी सेक्शन के तहत आप उसका डिफेंड करोगे, किसका, वैद्य का। तो देखो इसमें सेक्शन दिए हैं, 3 सेक्शन दिए हैं, 87, 88, 92। पहले तो हम 87 को देखेंगे। 87 में है क्या, आईपीसी धारा 87 में इसमें लिखा है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोइंग टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीव्स हर्ट डन बाय कंसेंट। देखो, कंसेंट के साथ कोई एक्ट किया गया, सहमति के साथ, सहमति किसकी, विक्टिम की, उसकी सहमति के साथ कोई काम किया गया और उस काम का ये नहीं पता था इससे डेथ हो जाएगी या ग्रीवस हार्ट, गंभीर हानि हो जाएगी। इस एक्ट का ये नहीं पता था, यानी इस एक्ट की न तो हमें इंटेंशन थी और न ही हमें
नॉलेज थी। उस एक्ट के साथ कोई भी काम किया जाता है वो 87 में काउंट होगा, ठीक है। और 88 क्या कह रहा है, अब 88 को देख लेते हैं एक बार। 88 बोल रहा है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ और पर्सन बेनिफिट। मतलब जितने भी ये डॉक्टर वाले केस होते हैं ना, सारे मोस्टली 88 में फॉल होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक बार समझा देता हूं मैं यहाँ पे। इनमें कोई एक्ट किया जाता है, देखो कंसेंट के साथ, कंसेंट किसकी, विक्टिम की, और कंसेंट कैसे ली जाती है, गुड फेथ में, और उस पर्सन के बेनिफिट के लिए, और वो काम भी गुड फेथ में किया जाता है और पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जाता है। जबकि उस एक्ट का जो कार्य किया गया है, उस एक्ट की न तो कोई इंटेंशन होती कॉजिंग डेथ करने की, न ग्रीवियस हर्ट की इंटेंशन होती, फिर भी कोई ग्रीवियस हर्ट या डेथ हो जाती है तो 88 में फाउल हो जाता है वो, ठीक है, 88 में फॉल हो जाता है। इसमें कंसेंट क्या हुआ है, बेनिफिट के साथ की गई है, और कंसेंट लेके, इसमें कंसेंट ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। और 92 में जो किया जाता है वो किया जाता है गुड फेथ पर्सन के बेनिफिट के लिए, बट इसमें कंसेंट नहीं होती, विदाउट कंसेंट किया जाता है, पेक्यूनरी बेनिफिट के लिए, इसमें कंसेंट नहीं होती। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखेंगे तो हम सेक्शन 88 फॉल होगा, यानी 88 का एग्जाम्पल होगा ये, ठीक है। अब 9th हमारा हो गया, 10th कर लेते हैं एक बार। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया ये, इसमें लिखा है कॉमन इंटेंशन, जो हमने पढ़ा था 34 आईपीसी में, और सिमिलर इंटेंशन वाज डिस्टिंग्विश, मतलब डिफरेंस इन फेमस केस, इन दोनों में अंतर किस केस में बताया गया। आगे ये सिमिलर इंटेंशन होता है और ये कॉमन इंटेंशन होता है। पहला है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पायर, दूसरा है महमूद शाह एम्पायर, तीसरा है कृपाल सिंह स्टेट ऑफ यूपी, और चौथा है ऋषभ देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देखो ये है, देखो ये जो केस है पहला वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पायर, ये है, इसको बोलते हैं पोस्ट मास्टर केस। और जो ये महमूद शाह एम्पायर है इसको बोलेंगे इंडस रिवर केस, इंडस रिवर केस। अगर क्वेश्चन आ जाए इंडस रिवर केस किसको डिफाइन कर रहा है, महमूद शाह को, और पोस्ट मास्टर केस किसको डिफाइन कर रहा है, वीरेंद्र कुमार घोष को। इसमें क्वेश्चन है क्या, इसमें लिखा है कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, इसका आंसर होगा महमूद शाह वर्सेस एम्पायर केस, जो कि एक इंडस रिवर केस था। कैसे, एक इंडस रिवर थी, यहां से 2-3 व्यक्ति एक नाव में जा रहे थे। देखो ये केस है क्या, इसमें 3-4 व्यक्ति एक रिवर से जा रहे थे, इनका अल्लाह नामक व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ था, इसमें 3 व्यक्ति थे, गुलाम शाह, वालिद शाह और महमूद शाह। गुलाम शाह का अल्लाह के साथ झगड़ा हो गया था, इसकी हेल्प के लिए वालिद शाह ने शूट फायर कर दिया, और महमूद शाह ने भी शूट फायर कर दिया। वो व्यक्ति महमूद शाह की गोली से तो इंजर्ड हो गया,
और वाली शाह की गोली से उसकी डेथ हो गई। अब वो मरा किसकी गोली से है? वालिद शाह की। अब कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने इन तीनों को दोषी मान लिया। यहां पे सेक्शन 34 आईपीसी को मानते हुए उनको भी साथ में सजा दी गई। इसको बोलते हैं सिमिलर इंटेंशन, जो कि महमूद शाह वर्सेस एम्पायर के केस में बताया गया। इसको इंडस रिवर केस भी बोलते हैं। तो आज हम इस सेशन को लंबा न करते हुए 10 ही क्वेश्चन करते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।